हेलो एवरीवन, एग्रीकल्चर विजन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं संदीप बेनीवाल। आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे कृषि विज्ञान के 12th क्लास के 4th लेसन के बारे में, जिसका नाम है खरपतवार या वीड। तो इससे पहले अपने इस चैप्टर पर 3 वीडियो बना चुके हैं, ये चौथी वीडियो है। तो इसके बारे में अपने चर्चा करेंगे शाकनाशियों का वर्गीकरण। खरपतवार, वीड। ठीक है, तो अपने शाकनाशियों के बारे में, वीडिसाइड के बारे में चर्चा कर चुके थे। तो अपने इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो वीडिसाइड का, शाकनाशियों का वर्गीकरण अपने किस किस आधार पे कर सकते हैं, तीन का जिक्र अपने इस वीडियो में करेंगे। उनके गुणों और विशेषताओं, किसके आधार पर डियर स्टूडेंट्स? गुणों और विशेषताओं। गुणों और विशेषताओं के बारे में अपने इस में क्लासिफिकेशन करेंगे। सबसे पहले है 1 नंबर अपना वर्णात्मक शाकनाशी। वर्णात्मक शाकनाशी और अवर्णात्मक शाकनाशी। वर्णात्मक और अवर्णात्मक शाकनाशी। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले अपने देखते हैं कि वर्णात्मक शाकनाशी कौन से होते हैं। जो शाकनाशी विशेष प्रकार के पौधों को ही नष्ट करते हैं, जैसे किसी अपने स्पेशल यूज़ के लिए करेंगे उनका छिड़काव, जैसे 2,4-D का अपने छिड़काव करते हैं तो वो किसी स्पेशल पौधे को ही नष्ट करते हैं। जैसे चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए अपने 2,4-D का यूज करते हैं। देखिए, किसी जाति विशेष के पौधों को नष्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इनका अपने उपयोग कहाँ करेंगे? फसलों में खरपतवारों को नष्ट करने के लिए अपने वर्णात्मक शाकनाशियों का, सिलेक्टिव हर्बिसाइड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल 2,4-D। 2,4-D का गेहूं में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए कौन सा करते हैं? 2,4-D करते हैं। ये किस कैटेगरी का बेटा? कि वर्णात्मक शाकनाशी में आता है कि ये एक स्पेशल कैटेगरी, कोई विशेष जाति समूह के पौधों को जिनमें एक जैसे गुण होते हैं, उन पौधों को क्या करता है बेटा? ये नष्ट करता है। इसके बाद में अपने देखते हैं अवर्णात्मक शाकनाशी। अवर्णात्मक, नॉन सिलेक्टिव, मतलब ये किसी को सिलेक्ट नहीं करते, किसी को कोई टारगेट नहीं करते, पूरे जो इनके हर्ष दिखाई देंगे, शाक दिखाई देंगे, उनको क्या कर देंगे? ये खत्म कर देंगे। तो इनका उपयोग अकर्षित भूमि के खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। अकर्षित भूमि के खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। क्या होता है आकर्षित भूमि? जैसे अपने वहाँ पे क्या है, कोई फसलों की बुआई नहीं की है, जैसे स्टोर के बाहर या सड़कों पर, या अपने क्या होता है कि रेल मार्गों पर या गोदामों में, विद्यालय के आसपास या ग्राउंड में ऐसे खरपतवार उग जाते हैं जिनको नष्ट अपने करते हैं। वहाँ पे सारा कुछ अपने को खत्म करना होता है, कोई फसल के अवशेष, फसल नहीं होती है। तो इनमें अपने अवर्णात्मक शाकनाशी जो किसी को सिलेक्ट नहीं करते, जो सीध में है उसी को मार देते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है बेटा पैराक्वाट, डाइक्वाट और ग्लाइफोसेट। ये जो
पैराक्वाट, डाइक्वाट और ग्लाइफोसेट है वो सभी प्रकार के खरपतवारों को मार देते हैं। चाहे इनके सीध में खरपतवारों को भी मार देते हैं और फसलों को भी खत्म कर देते हैं। इनके सीध में फसलें आ गई तो ये फसलों को भी जलाकर नष्ट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इसको नोट कीजिए। उसके बाद में अपना सेकंड पार्ट पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन का। हाँ जी, नोट कर लिया होगा। सेकंड पार्ट है, फर्स्ट आपने देखा वर्णात्मक और अवर्णात्मक शाकनाशी, दूसरा मृदास्क्रिय और पत्तिस्क्रिय शाकनाशी, दूसरा है मृदास्क्रिय एवं पत्तिस्क्रिय शाकनाशी। अब जैसे नाम से अपने क्लियर पता चल रहा है कि ये क्या है कि मृदा में एक्टिव होंगे, कहाँ होंगे, और ये पत्तियों में एक्टिव होंगे। ठीक है, तो अपने सबकी दोनों की बारी बारी से जिक्र करेंगे कि मृदास्क्रिय शाकनाशी कैसे होते हैं। इनका उपयोग फसल बुआई से पहले मृदा में मिला देते हैं, मृदा में मिलाकर करते हैं। क्या होता है कि फसलों की बुआई से पहले इनको मृदा में मिला के मिक्स कर दिया जाता है और इससे क्या होते हैं, खरपतवार उस मृदा में नहीं उगते हैं। एग्जाम्पल एट्राजीन और एलाक्लोर, ये जो खरपतवारनाशी होते हैं इनको मृदा में मिला दिया जाता है। इसके बाद में पत्तिस्क्रिय शाकनाशी। पत्तिस्क्रिय शाकनाशी क्या होते हैं बेटा, इनका उपयोग फसलों में या खरपतवारों पर करते हैं। खरपतवारों के अंकुरण के पश्चात करते हैं। अब खरपतवार उग गए, उसके पश्चात इनका क्या कह रहे हैं, पत्तिस्क्रिय शाकनाशी का उपयोग करेंगे, क्योंकि ये पत्तियों पर काम करने हैं। एग्जाम्पल 2,4-D सल्फ्यूरोन, पैराक्वाट, ये क्या है डाइक्वाट, ये क्या है सारे पत्तिस्क्रिय शाकनाशी है। मतलब पत्ती के संपर्क में आएंगे तभी ये अपना असर दिखाएंगे, अदरवाइज मृदा में ये अपना असर नहीं दिखाएंगे। ये जो है ये सारे खरपतवारनाशी, एट्राजीन, एलाक्लोर, ये जो खरपतवारनाशी है ये अपना उपयोग है, प्रभाव है जो मृदा में दिखाएंगे। इसको नोट कर लीजिए। हाँ जी, नोट कर लिया। तीसरा पार्ट अपने देखते हैं, दो पार्ट्स अपने पढ़ लिए शाकनाशियों के वर्गीकरण में, दो पार्ट्स अपने कवर कर चुके हैं, वर्णात्मक, अवर्णात्मक, पत्तिस्क्रिय और मृदास्क्रिय के बारे में अपना चर्चा कर चुके हैं। तीसरा है संपर्क शाकनाशी या स्थानांतरित शाकनाशी। संपर्क शाकनाशी या स्थानांतरित शाकनाशी। अब मृदा शाकनाशी या संपर्क शाकनाशी या स्थानांतरित शाकनाशी। अब देखते हैं कि संपर्क शाकनाशी क्या होता है। अब इसमें जो पौधे, ये मान लो पौधे की पत्ती है, यहाँ से संपर्क में आया तो ये पत्ती यहाँ से नष्ट हो जाएगी, यानी कि पौधे का जितना भाग शाकनाशी के संपर्क में आता है, शाकनाशी के संपर्क में आता है वह भाग नष्ट हो जाता है, अब पूरा पौधा जीवित खड़ा रहेगा बेटा। जितना भाग शाकनाशी के संपर्क में आएगा उतना ही भाग नष्ट होगा। इसलिए इन शाकनाशियों का उपयोग करते समय अपने ध्यान में रखना चाहिए कि पूरा पौधा हर्बिसाइड के या शाकनाशी के संपर्क में आना चाहिए। इस कैटेगरी में पैराक्वाट और डाइक्वाट आते हैं।
कौन कौन से आते हैं बेटा? पैराक्वाट और डाइक्वाट इसके अंतर्गत आते हैं। अब स्थानांतरित शाकनाशी की बात करते हैं तो यह पौधे के किसी भी भाग में संपर्क आने पर, पौधे के किसी भी भाग पर गिरने पर पूरा पौधा नष्ट हो जाएगा। पूरा पौधा क्या हो जाता है बेटा? नष्ट हो जाता है। ये शाकनाशी जो है स्थानांतरित शाकनाशी, इसका कोई भी एक छोटी सी ड्रॉप पौधे के किसी भी भाग, चाहे तने पे, चाहे पत्ती पे, चाहे फूल पे, कहीं भी गिर जाए तो ये पूरे पौधे में फैल के जहर फैला देंगे और पूरा पौधा क्या हो जाएगा बेटा? नष्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल कौन सा है? 2,4-D सल्फोसल्फ्यूरोन। ये जो शाकनाशी है ये कौन से होते हैं? स्थानांतरित शाकनाशी होते हैं। इनका कोई भी भाग संपर्क में आने पर सारे पौधे नष्ट हो जाते हैं। इनको नोट कीजिए। इसके बाद में अपने चौथा पढ़ेंगे मृदा जीवाणुनाशक एवं मृदा धूमकनाशक शाकनाशी। नोट कर लिया। इसके बाद अपने देखते हैं मृदा जीवाणुनाशक और मृदा धूमकनाशक शाकनाशी। देखिए 4th नंबर मृदा जीवाणुनाशक एवं मृदा धूमकनाशी। शाकनाशी इसके अंतर्गत कौन से आते हैं शाकनाशी? इनका क्या होता है कि बेटा मृदा में इनका उपयोग किया जाता है। मृदा जीवाणुनाशक ये क्या है बेटा? जीवाणुओं को भी क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। ये शाकनाशी होते हैं मृदा में उपस्थित जीवाणु को भी नष्ट कर देते हैं और इनका जो प्रकोप है 4 माह से 24 माह तक रहता है। कितने माह से? 4 माह से 24 माह तक इनका क्या रहता है? प्रकोप रहता है। इसके अंतर्गत सिमेजिन, एट्राजिन और डाइयूरोन, ये सब खरपतवारनाशी इसके अंतर्गत आते हैं। ये मृदाओं में उपयोग किए जाते हैं जीवाणुनाशक के रूप में। तो ये जीवाणुओं को और नष्ट कर देते हैं। वनस्पति के साथ साथ जीवाणुओं को भी नष्ट कर देते हैं। वनस्पति को करते हैं परंतु जीवाणुओं को भी कर देते हैं। मृदा धूमकनाशक क्या होता है? इनका जो प्रयोग होता है मृदा में धूमक मतलब वाष्प के रूप में करते हैं। वाष्प के रूप में यानी भाप के रूप में इनका प्रयोग करते हैं। तो ये क्या करते हैं? वाष्प के रूप में मृदा में फैलकर वनस्पति को नष्ट करते हैं। तो इनमें एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे? मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड और मिथाइल ब्रोमाइड क्या करते हैं? मृदा में वाष्प के रूप में या भाप के रूप में क्या होते हैं कि वाष्प के रूप में फैलकर मृदा में जो वनस्पति होती है उसको क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। मिथाइल ब्रोमाइड और कार्बन डाइसल्फाइड इसके एग्जाम्पल है। इसको नोट कीजिए। अब अपने पढ़ेंगे समय के आधार पर इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। समय के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटा गया है। अब शाकनाशियों का पहला वर्गीकरण उनके गुणों और विशेषताओं के आधार पर था। अब दूसरा उनके उपयोग के समय के आधार पर। दूसरा है उपयोग के समय के आधार पर।
उपयोग के समय के आधार पर अपने इसको 3 भागों में विभाजित करते हैं, 3 भागों में विभाजित करते हैं। अब फर्स्ट कौन सा है, सबसे पहले है बुआई से पूर्व, बुआई से पूर्व, बुआई से पूर्व या रोपाई से भी पूर्व अपने कर सकते हैं। इसमें सेकंड है बुआई के बाद परंतु अंकुरण से पहले, अंकुरण से पहले, और इसमें है बेटा अंकुरण के पश्चात, अंकुरण के पश्चात। अब ऐसे शाकनाशी जिनका उपयोग अपने बुआई या रोपाई से पहले करते हैं तो वो किस कैटेगरी में आएंगे, इस कैटेगरी में आएंगे। जिनका उपयोग मृदा में मिला के किया जाता है और बुआई से पहले किया जाता है वो इस कैटेगरी में आएंगे। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे तिलहनी और दलहनी फसलों में फ्लूक्लोरेलिन, फ्लूक्लोरेलिन किस में करते हैं बेटा, तिलहनी एवं दलहनी फसलों में। कब करते हैं, बुआई से या रोपाई से पूर्व। तिलहनी और दलहनी फसलें लगभग बुआई की जाती है तो बुआई से पूर्व इसका उपयोग करते हैं। अब बुआई के बाद और अंकुरण से पहले, मतलब अपने बुआई तो कर दी परंतु अंकुरण अभी तक नहीं हुआ है, पौधे जर्मिनेट नहीं हुए हैं, उस समय इसका उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल एट्राजिन, एट्राजिन का उपयोग ज्वार, बाजरा, मक्का इनमें किया जाता है। कब किया जाता है, बुआई के तो बाद में किया जाता है परंतु बीजों के अंकुरण से पहले किया जाता है। अब बात आती है अंकुरण के पश्चात। ऐसे खरपतवारनाशी जो अंकुरण के पश्चात अपने बीजों के अंकुरण के पश्चात या पौधों के अंकुरण के पश्चात क्या करते हैं, अपने इसका खरपतवारनाशी का उपयोग करते हैं। जब अपने आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उनको पहचान लेते हैं कि खरपतवार उग गए हैं, उसके बाद में अपने इसको कंट्रोल में करते हैं। जैसे एग्जाम्पल 2,4-D सल्फोसल्फ्यूरोन। अब इनका उपयोग कौन सी फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए किया जाता है, तो गेहूं में खरपतवार नियंत्रण के लिए 2,4-D का मोस्टली उपयोग किया जाता है, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को मारने के लिए। तो ये था अपने समय के आधार पर इनका वर्गीकरण। फिर एक आता है बेटा ले बाई प्रयोग। अब ले बाई प्रयोग में क्या होता है कि इसमें चाहे इसमें चौथा मान लो, चाहे ये एक अलग से प्रकार है ले बाई प्रयोग, परंतु ये वैसे देखा जाए तो ये ले बाई प्रयोग होता है वो अंकुरण के पश्चात होता है। अब क्या होता है ले बाई प्रयोग में कि फसलों में जब निराई गुड़ाई कर लेते हैं, अपने हाथ से खरपतवारों को उखाड़ के फेंक देते हैं, या अपने क्या होते हैं कि किसी खरपतवार उसे द्रांति या हंसिये से या फावड़े से अपने क्या करते हैं, खरपतवारों को उखाड़ लेते हैं। उसके बाद में अंतिम निराई गुड़ाई के बाद में, इसके बाद में निराई गुड़ाई नहीं हो सकती, उसके बाद में शाकनाशियों का उपयोग करना क्या कहलाता है, ले बाई प्रयोग कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है 2,4-D। 2,4-D को ले बाई प्रयोग में भी उपयोग किया जाता है। 2,4-D मोस्टली चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को मारता है। कौन सी पत्ती वाले, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को मारता है। तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद में अपने देखते हैं कि कौन कौन से खरपतवार शाकनाशियों के लाभ क्या क्या है, रासायनिक जो उपयोग है, रासायनिक नियंत्रण, इसके क्या क्या लाभ है। अब रासायनिक विधि से खरपतवार नियंत्रण के लाभ, खरपतवार नियंत्रण के लाभ क्या क्या लाभ हो सकते हैं, आप अनुमान लगाइए। देखिए सबसे पहला लाभ क्या होता है
कि वर्षा में लगातार अपने क्या करते हैं कि खरपतवार उगते रहते हैं। वर्षा के दिनों में खरपतवार उगते रहते हैं, दिनों में खरपतवार उगते रहते हैं। खरपतवार उगते रहते हैं, उनका निराई गुड़ाई करना संभव नहीं है। निराई गुड़ाई संभव नहीं है, निराई गुड़ाई संभव नहीं है। उस समय अपने क्या करेंगे, रासायनिक विधियों का उपयोग करेंगे। ठीक है, जब निराई गुड़ाई संभव नहीं हो उस समय अपने इसका रासायनिक विधि से खरपतवार नियंत्रण का योग करेंगे। अब रासायनिक विधि से अपने खरपतवारों को उगते ही अपने उनको किल कर सकते हैं, मार सकते हैं, परंतु भौतिक यांत्रिक विधियों से क्या होंगे, खरपतवार उगने के पश्चात उगने के काफ़ी समय पश्चात अपने उनको क्या कहते हैं, पहचान सकते हैं। पहचान होने के बाद उनको क्या किल करते हैं। ठीक है, परंतु रासायनिक विधियों में क्या होता है बेटा कि अपने खरपतवार को एक या दो पत्ती निकालेगा, उसी समय अपने नष्ट कर सकते हैं। यदि ये उगकर बड़ा हो गया तो ये क्या करेगा बेटा, वानस्पतिक भागों से प्रजनन कर लेगा। तो वानस्पतिक भागों से वो क्या हो जाएगा बेटा, फैल जाएगा। उसके बाद अपने अगला देखते हैं, जैसे नकलची व अनुकारी खरपतवार होते हैं। अब नकलची मतलब फसल के समान, बिल्कुल समान दिखने वाला खरपतवार होता है, उनको भौतिक विधियों से नियंत्रण नहीं होता, भौतिक या यांत्रिक विधियों से नियंत्रण नहीं होता, उनको रासायनिक विधियों से क्या कर देते हैं, खरपतवारों का नियंत्रण करते हैं। उसके बाद अपने पढ़ते हैं ये शाकनाशियों को बहुवर्षीय व काष्ठीय, मतलब लकड़ी, ज़्यादा ठोस लकड़ी पाई जाती है, उनको भी रासायनिक विधि से नियंत्रण हो जाता है। रासायनिक विधि से क्या हो जाता है, नियंत्रण हो जाता है। उसके बाद में अपने अगली बात पढ़ते हैं, यदि अपने भौतिक विधियों से या यांत्रिक विधियों से खरपतवारों का नियंत्रण करेंगे तो फसलों को कतारों में बोना आवश्यक है, नहीं तो फसलें भी अपने उसके साथ ही उखाड़ सकते हैं ना। तो फसलों का कतारों में आवश्यक है, नहीं, भौतिक विधियों से, भौतिक या यांत्रिक विधि के लिए कतारें, फसलों को कतारों में आवश्यक है, फसलों को कतारों में बोना आवश्यक है। ठीक है, परंतु रासायनिक के लिए नहीं है। रासायनिक विधियों के लिए कतारों में बोना आवश्यक नहीं है। उसके बाद असमतल भूमियों में भी इससे खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं और फसलों की जड़ों को हानि नहीं पहुंचती, फसलों की जड़ों को हानि नहीं पहुंचती। अब यदि अपने यांत्रिक या भौतिक विधियों से खरपतवार नियंत्रण करेंगे तो खुरपी से उसको मारेंगे या किसी ट्रैक्टर द्वारा चलित मशीनों से अपने करेंगे तो क्या होगा, खरपतवारों के साथ साथ फसलों की जड़ों को भी नुकसान हो सकता है, परंतु रासायनिक विधि में ऐसा नहीं होता है। इसके बाद अपने बात करते हैं कि श्रमिकों की कम आवश्यकता होती है, मतलब मजदूरों की आवश्यकता कम होती है। यह यदि बड़े क्षेत्र पर होगा तो सस्ती विधि भी है,
ये क्या होता है, सस्ती विधि है, समय कम लगता है, समय कम लगता है, क्योंकि अपने 1 बीघे में 1 हेक्टेयर में जल्दी से क्या है शाकनाशी का उपयोग कर सकते हैं। परंतु यदि 1 हेक्टेयर में अपने को खुदाई करनी है तो अपने को काफ़ी टाइम भी लगेगा और मजदूरों को भी काफ़ी संख्या में आवश्यकता होगी, तो यह कॉस्टली भी पड़ेगा। ये नोट कर लीजिए आप। उसके बाद में इसकी हानियाँ, कुछ हानियाँ हैं वो अपने पढ़ते हैं। हानियाँ, अब हानि क्या क्या है देखते हैं। एक तो कि खरपतवार नाशियों का ज्ञान होना चाहिए, खरपतवार नाशी का ज्ञान होना चाहिए। अपने को क्या कि नॉलेज होना चाहिए कि कौन से खरपतवार के लिए कौन से शाकनाशी या खरपतवार नाशी का अपने यूज़ करना है, इसका नॉलेज अपने को होना चाहिए। नहीं तो अपने गलत यूज़ करने से क्या होता है, फसल खराब हो सकती है। यदि बाय द वे अपने गलत यूज़ कर दिया, गलत खरपतवार नाशी का मिश्रण कुछ खरपतवार नाशियों के मिल जाने से या गलत इस्तेमाल से फसल खराब हो सकती है, फसल खराब हो सकती है। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा, कुछ खरपतवारियों नाशियों का मिश्रण हो जाएगा या गलत इस्तेमाल कर देंगे, कोई दूसरी क्रॉप में कर देंगे। जैसे 2,4-D को कपास में करने से कपास पूर्णतः नष्ट हो जाएगी, क्योंकि कपास चौड़ी पत्ती वाली फसल होती है। यदि अपने पास कृषि का जोत छोटा है, यदि मतलब स्मॉल फार्मर है, कोई छोटा फार्मर है जिसके पास थोड़ी सी ज़मीन है, वो घर के मजदूरों को लगा के घर वाले जो सारे हैं वो निराई गुड़ाई के लिए काम करेंगे, तो उनके लिए क्या होगा, ये रासायनिक विधि है वो महंगी पड़ेगी। कृषि जो छोटा होने पर महंगी विधि है। और इसका एक और हानि है, अपने पढ़ते हैं, मिश्रित फसल अपने नहीं उगा सकते, मिश्रित फसलें नहीं उगा सकते। मिश्रित फसलें क्यों नहीं उगा सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं दोनों में एक प्रकार के खरपतवार लगेंगे। दोनों में यदि अलग अलग खरपतवार है तो एक के कंट्रोल के लिए अपने जब शाकनाशी का यूज करेंगे तो दूसरी फसल को नुकसान हो सकता है, इसलिए मिश्रित फसल की खेती अपने नहीं कर सकते। अपने देश में जलवायु विभिन्नता मतलब जलवायु जब अलग अलग पाई जाती है तो एक शाकनाशी का उपयोग अपने नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही शाकनाशी का उपयोग नहीं कर सकते, अलग अलग शाकनाशियों का अपने को अलग अलग फसल में और अलग अलग जलवायु में उपयोग करना होगा। तो ये सब जो है शाकनाशियों से हानियां होती है, और अपने लाभ के बारे में बात की थी और उनका 2 प्रकार से वर्गीकरण किया था, गुण और विशेषताओं के बारे में, और दूसरा वर्गीकरण आपने किया था उनके उपयोग के समय के आधार पर वर्गीकरण किया था। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो की जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।